हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 23 एंड 24 ऑफ जून 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। सो जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं डिस्कस करते हैं हम। वीडियो तो अपलोड नहीं हो पाएगी बिकॉज अभी व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा है। सो मंडे से मोस्ट प्रोबेबली मैं स्टार्ट करूँगी वीडियो अपलोड करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यूज़। सबसे पहली जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस मिनिस्टर फ्लैग्स कंसर्न्स इन्फोसिस टू रिजॉल्व की इश्यूज इन अ वीक। तो यहाँ पे ये न्यूज़ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अभी क्या हुआ था, 7th ऑफ जून को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी क्या, एक वेबसाइट लॉन्च की थी, मतलब ई फाइलिंग पोर्टल। ठीक है, www.incometax.gov.in। तो ये किस लिए की थी? ताकि जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए एक सीमलेस एक्सपीरियंस हो। ठीक है, प्रोवाइड अ सीमलेस एक्सपीरियंस टू टैक्स पेयर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कुछ ग्लिचेस आने लगे टेक्निकल, जैसे बेसिक जो चीज़ें, बेसिक लॉगिन इश्यूज आने लगे, इनेबिलिटी टू जनरेट ओटीपी फॉर आधार वैलिडेशन, पासवर्ड जनरेशन ग्लिचेस, फेलियर टू लिंक ओल्ड डेटा फॉर पास रिटर्न्स। ठीक है, तो अभी इस पे बोला है इन्फोसिस ने कि वो कर रहे हैं रिजॉल्व इस इशू को। देन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नेक्स्ट, कंपनसेशन फॉर कोविड डेथ्स पिटिशन इन सुप्रीम कोर्ट एंड व्हाट द लॉ सेज। तो यहाँ पे मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व किया है उनका जो वर्डिक्ट है, टू एडवोकेट सीकिंग कंपनसेशन ऑफ ₹4 लाख टू किन ऑफ दोज हु हैव डाइड ऑफ कोविड-19 और रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। तो अभी सेंटर ने एफिडेविट सबमिट किया है और ये बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, इतना पे नहीं कर सकती। और ये बोला है कि आप मतलब इसको ब्रॉडर अप्रोच में देखें इंक्लूडिंग हेल्थ इंटरवेंशन। ठीक है, तो व्हाट आर द प्रोविजन फॉर कंपनसेशन फॉर डेथ? अभी लास्ट ईयर क्या हुआ था, जब ये जो फर्स्ट वेव थी कोविड-19 की, तो कोविड-19 को क्या नोटिफाई कर दिया गया था, डिज़ास्टर डिक्लेयर कर दिया गया था ना, जो हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके अंतर्गत, डीएमए के अंदर इसको एक डिज़ास्टर बोल दिया गया था, आपदा। अब जो इसका डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन क्या है, सेक्शन 12 का थर्ड, ठीक है, क्लॉज थर्ड जो है, ये कहता है कि नेशनल अथॉरिटी शैल रिकमेंड गाइडलाइंस, कि एक क्या होना चाहिए, जो भी पर्सन जो डिज़ास्टर से अफेक्टेड हुए हैं तो उनके लिए एक स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ प्रोवाइड किया जाना चाहिए, विच शैल इंक्लूड एक्सक्रेशिया असिस्टेंस ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, या फिर जो भी उनके हाउसेज हैं ना, या फिर उनके जो जीवन यापन का साधन है उसको रिस्टोरेशन के लिए उनको असिस्टेंस देना होगा। तो सेंटर ने इस अमाउंट को रिवाइज कर दिया था 8 अप्रैल 2015। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ, आपको पूरा इशू समझ आ जाएगा। 8 अप्रैल 2015 को गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो डिवीज़न होगी, ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिवीज़न ऑफ होम मिनिस्ट्री। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा, जो स्टेट गवर्नमेंट है सारी, तो उन्होंने ये बोला कि आप क्या करोगे, असिस्टेंस आप दोगे, नॉर्म्स ऑफ असिस्टेंट, और 4 लाख दिए जाएंगे डिजीज पर्सन को, इंक्लूडिंग दोज इन्वॉल्व इन रिलीफ ऑपरेशन। ठीक है, जो भी प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटीज से एसोसिएटेड हैं तो उनको क्या दिया जाएगा, या फिर किसी की अगर डेथ हो जाती है तो उनको असिस्टेंस दिया जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे कोविड की बात करें तो ये जो 2 लाख 4 लाख मतलब मांगे हैं, तो ये क्यों नहीं दिए जा रहे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, जब यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। अभी यहाँ पे क्या है देखो, होम मिनिस्ट्री ने 14 मार्च 2020 को सारी स्टेट गवर्नमेंट को ये लिख के दिया कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कोविड-19 को एक नोटिफाइड डिज़ास्टर के रूप में मतलब ट्रीट करना है, एंड द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग असिस्टेंट अंडर एसडीआरएफ, जो स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड होता है ना, तो उसके अंतर्गत आपको क्या देने होंगे, पेमेंट, मतलब असिस्टेंस देना होगा। ठीक है, पार्शियली मॉडिफाइड लिस्ट ऑफ आइटम्स एंड नॉर्म्स असिस्टेंट। लेकिन ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली मतलब डिजीज फैमिली को इतना ही पे करना है कि 4 लाख के अमाउंट। तो ये यहाँ पे इनका मेन कंसर्न ये है कि देखो, अगर आप तो पिटिशन फाइल कर रहे हो कि कोविड-19 से रिलेटेड जिनकी डेथ हो गई है और या फिर जो उनके रिलेटिव हैं उनको आप 4 लाख रुपीज़ दो। अब अगर हम बात करें, अगर 4 लाख हम पर डिजीज को देते हैं 4 लाख, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा हमारा, 15 करोड़ से ज़्यादा, 15,572, 15,572 करोड़ का ये एक्सपेंडिचर होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक कोविड-19 की जो डेथ है वो कितनी हो गई, 3.89, मतलब 4 करोड़ से ज़्यादा लगभग करीब हमारी डेथ रेट है, मतलब डेथ हो गई है। ठीक है, तो तब क्या होता है, जो हमारा पूरा जो एसडीआरएफ फंड है वो तो बचता ही नहीं। तो स्टेट्स ने कुछ डिसाइड किया कि कुछ पे करेंगे, है ना, सारी डेथ्स के लिए। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो 5 लाख देंगे उस पर्सन को जिनकी मृत्यु हुई है, लेकिन किससे,
ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से, या फिर 50,000 टू फैमिलीज ऑफ दोज हु डाइड ऑफ कोविड, ठीक है, तो 50,000 उन फैमिली को। अब हाउ हैज़ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू द पिटिशन, किस तरीके से गवर्नमेंट ने पिटिशन का रिप्लाई किया है, कि ये बोला है कि देखो 4 लाख अगर हैं, है ना, सेंटर मतलब ये बोल रही है कि 4 लाख जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है उनकी अफोर्डेबिलिटी से ये बाहर है, मतलब नहीं अफोर्ड कर सकते इतना, और में पॉसिबली मतलब तब क्या हो जाएगा, जो एसडीआरएफ का पूरा अमाउंट है वो पूरा कंज्यूम होने के चांसेस है, और स्टेट कैसी स्टेट में आ जाएंगे, इनसफिशिएंट फंड, ठीक है, इनसफिशिएंट फंड यहाँ पे हो जाएगा, अपने खुद के जो अन्य उनके जो डिजास्टर हैं वो भी वो उसका टेक केयर नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स किससे गुजर रही हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सीवियर स्ट्रेन ड्यू टू रिडक्शन, वैसे ही टैक्स रेवेन्यू में रिडक्शन देखने को मिला है, और साथ में जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो भी पैंडेमिक की वजह से काफ़ी इंक्रीज उसमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे पूरा काम नहीं हो सकता, इट्स एड अ ब्रॉडर अप्रोच विच इन्वॉल्व्स हेल्थ इंटरवेंशन, सोशल प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक रिकवरी फॉर द अफेक्टेड कम्युनिटीज वुड बी अ मोर प्रूडेंट, रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल अप्रोच, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट क्या स्टेप ले सकती है, तो गवर्नमेंट ने ऐसा रिस्पॉन्ड किया है, होम मिनिस्ट्री ने आरटीआई एप्लीकेशन जो इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा थी, तो उसमें ये बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और लेकिन अभी ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है कि जो कंपनसेशन उन फैमिली को दे सके डिजीज़ को, जो जिनकी डेथ ड्यू टू कोरोना वायरस हुई है, ठीक है। द सेंटर हैज़ डिसाइडेड टू ट्रीट इज अ नोटिफाइड डिजास्टर फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग असिस्टेंस अंडर डिसास्टर मेजर फॉर क्वारंटीन फॉर सैम्पल, मतलब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक सेट ऑफ एक्शंस वो कर सकते हैं जो स्टेट है अथॉरिटी, जैसे क्या, क्वारंटीन, सैम्पल कलेक्शन, स्क्रीनिंग, प्रोक्योरमेंट ऑफ एसेंशियल इक्विपमेंट, लैब एंड रिलीफ मेजर सच एज टेम्प्रेरी अकोमोडेशन, उनको टेम्प्रेरी अकोमोडेशन दे सकते हैं, अकोमोडेशन में रह रहे हैं तो उनको फूड दे सकते हैं, क्लोथिंग दे सकते हैं, मेडिकल केयर दे सकते हैं, ठीक है। अब एनडीएमए ने प्रोवाइड किए हैं लगभग करोड़ 9,900 करोड़ टू वेरियस स्टेट गवर्नमेंट। तो अब ये भी देखो, मतलब आप जब माइनर न्यूज़ पढ़ोगे ना तो आपको सारा पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ पैसा आ रहा है। तो जो प्राइम मिनिस्टर केयर है, ठीक है, पीएम केयर्स फंड, तो पीएम केयर फंड से जो एनडीए में है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो इन्होंने 9,999 जो करोड़ रुपीज़ है वो यहाँ पे गया है कि जितने भी लेबर हैं मतलब कोविड-19 का जो इशू फेस कर रहे हैं तो उनको ये मिलेगा, ठीक है। तो ये वहाँ से ही है। तो आप भी मतलब अगर कोई भी, अगर आप 5 रुपए की भी डोनेशन करते हो तो आपको वो डोनेशन किस में करती है, या तो आपको स्टेट जो फंड है जो प्रोवाइड कर रहा है उसमें, या फिर आपको पीएम केयर्स, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी न्यूज़ सुनने में आ रही है कि लोगों ने क्या किया है, जो फॉरेन कुछ आउटफिट्स थे तो उनको क्या की, मतलब फंडिंग की कि इंडिया में कोविड-19 के पेशेंट्स की देखरेख करनी है, ठीक करने के लिए उनके लिए, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेररिज्म जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो उनको वो मतलब फंडिंग उनकी की है ना, तो ये सब चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। Only Himachal Pradesh and Mizoram has provided utilization certificate about the अमाउंट्स रिलीज टू देम, तो यहाँ पे ये सब बातें की गई हैं। और अभी ये भी पूछा गया था जो माइग्रेंट्स थे, है ना, तो उनकी भी डेथ हुई थी नेशनल हाईवेज पे ड्यू टू गवर्नमेंट्स इनेबिलिटी टू प्रोवाइड देम विद रिक्वेसाइड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि उन सारे लेबर्स को कोविड-19 के टाइम पे फर्स्ट वेव थी जब, तो 2 लाख रुपीज़ भी दिए गए थे उनकी फैमिली को भी, and in order to assist the movement of migrant neighbors walking on foot on the various national highway, तो हम उनको फूड, ड्रिंकिंग वाटर, बेसिक जो मेडिसिन है, फूड वेयर, ठीक है, तो ये सब हम फुटवेयर्स, तो ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। हाउ जजेस रेस्क्यूज फ्रॉम केसेस एंड वाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का आपके, कि जज देखो बहुत सारे कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जज जो हैं वो उनकी हेयरिंग सुनने से, मतलब हेयरिंग नहीं सुनते, मतलब सुनवाई उस पर वो नहीं करना पसंद करते हैं। क्यों नहीं पसंद करते, अभी जैसे इसमें क्या था, जो अनिरुद्ध बॉस हैं और इंदिरा बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जस्टिस, तो इन्होंने अपने को हेयरिंग से रेस्क्यू कर लिया रिलेटिंग टू द वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल में क्या हुआ था, दिल्ली हाई कोर्ट जज अनूप बमानी रिक्यूज हिमसेल्फ फ्रॉम हियरिंग अ प्ली बाय डिजिटल मीडिया हाउस चैलेंजिंग द वैलिडिटी आईटी रूल्स रेगुलेटिंग इंटरमीडिएटरीज, ठीक है। तो यहाँ पे ना वेस्ट बंगाल में जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था स्टेट में, और एक नारदा स्कैम भी हुआ था, तो पॉलिटिकल बैटल चल रही है स्टेट और सेंटर के
बीच में, ठीक है। तो ये दोनों के, अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जज क्यों रेस्क्यू मतलब रिक्यूज करते हैं, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जा रही है। अ जज कैन विड्रॉ फ्रॉम हियरिंग अ केस टू प्रिवेंट क्रिएटिंग अ परसेप्शन, कि मतलब वो एक उस पे केस पे क्या रख रहे हैं, जब भी वो डिसाइड कर रहे हैं उनका कुछ उसमें बायस है, कि मतलब वो पार्शियलिटी कर सकते हैं, वो वाला फैक्टर आ सकता है। अब ये पार्शियलिटी वाला फैक्टर मतलब क्यों आ सकता है, देखो या तो किसी जज के उसमें क्या हो कंपनी में कुछ, या तो शेयर्स हों कंपनी में, है ना, दैट इज लिटिगेंट टू हैविंग अ प्रायर और पर्सनल एसोसिएशन विद द पार्टी इन्वॉल्व इन द केस। तो ये कुछ रीज़न हो सकते हैं, है ना। एंड और ये भी बोला जाता है कि जो हमारा प्रैक्टिस में है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दैट नोबडी कैन बी अ जज इन हर ओन केस, ठीक है। जो भी इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, वुड बी ग्राउंड टू विदड्रॉ फ्रॉम अ केस सिंस जज हैज़ अ ड्यूटी टू एक्ट फेयर, है ना। जज की ड्यूटी ये होती है कि उनको फेयरली एक्ट करना है, उनको कोई भी बायसेस नहीं रखनी है। अनदर इंस्टेंस यहाँ पे है जब क्या हो, व्हेन an appeal is filed in the Supreme Court against a judgment of a high court that may have been delivered by Supreme Court judge, ठीक है। तो ये एक है यहाँ पे। देन अब प्रोसेस क्या है रिक्यूजल की, कि मतलब इसमें कोई भी फॉर्मल रूल्स गवर्न नहीं होते हैं, मतलब रूल्स गवर्निंग रिक्यूजल, ऑल्दो सेवरल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैव डील्ड विद द इशू, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टाइम पे इस इशू से बस अपना डील किया है, बाकी इसमें कोई भी ऐसे कुछ गवर्न इसको नहीं करता है, ठीक है। इंडिविजुअल जजेस टू रिकॉर्ड रीजन फॉर रिक्यूजल, सम जजेस डिस्क्लोज, मतलब कुछ तो रीजन भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, कुछ करते हैं डिस्क्लोज ओपन कोर्ट में, या फिर इन सम केसेस रीजंस आर अपेरेंट। तो यहाँ पे यही सब बोला गया है। रिक्यूजल आपको मेनली पता होना चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे और कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। मोर देन 8,500 चिल्ड्रन यूज्ड एज सोल्जर्स इन 2020, तो यूएन की एक रिपोर्ट है जिसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको क्या किया गया, मेनली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफगानिस्तान, सीरिया और यमन में, उनको मतलब जो टेररिज्म एक्टिविटी है या फिर कोई भी कोई कैंपेन है, ठीक है, तो वहाँ उनको लेके जा रहे हैं और उनकी किलिंग भी हो रही है, सेक्शुअल अब्यूज़ बच्चों के साथ हो रहा है, उनका एब्डक्शन हो रहा है, साथ में उनका रिक्रूटमेंट हो रहा है टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन में, एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कवर्स द किलिंग और डिनाइल ऑफ एड एक्सेस एंड टारगेटिंग ऑफ स्कूल्स एंड हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। कुछ कुछ जो लोकेशन आती है वो आप देख सकते हो, क्या क्या लोकेशंस न्यूज़ में है। मेघालय मिनिस्टर आज सेंटर टू रिथिंक ग्रीन क्लियरेंस टू माइनिंग प्रोजेक्ट इन स्टेट, तो माइनिंग प्रोजेक्ट स्टेट में मतलब इसमें क्या न्यूज़ देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो यही है कि जो यहाँ पे ये जो पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी है नेपाल, सॉरी इंडिया में बीजेपी अलाई एंड ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द बीजेपी लेड नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस है, तो इन्होंने एक क्रिटिसाइज़ किया है और इसमें अपोजिशन मतलब अपोज दिखाया है एक मूव का। कैबिनेट मिनिस्टर मेघालय के हैं हैमिल्टन दोहिंग, इन्होंने यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर को लिखा है कि आप इसको रिकंसीडर करो, किसको, जो ये मिनिस्ट्री ने ईस्ट जयंतिया हिल्स में लाइमस्टोन माइनिंग को के एक्सपेंशन के लिए अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। तो एक तो पहली बात ये है। अब यहाँ पे क्या है, जो ईस्ट जयंतिया हिल्स है यहाँ पे मतलब माइनिंग के लिए ये क्लियरेंस मिला हुआ है, तो इससे ये बोल रहे हैं कि यहाँ की जो रिवर है लूखा रिवर के बहुत पास में है, तो उसका कंसर्न है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इसी वाटर पे डिपेंडेंट है, पीने के लिए भी और फिशरीज के लिए भी, ठीक है। और यहाँ पे पोल्यूशन के चांसेस हो सकते हैं इसके बाद, तो लूखा रिवर आप इसको याद रखना। लेट्स जूम इन, आपको भी दिख जाएगी LUKH लूखा रिवर। दूसरी देखो यहाँ पे सेंचुरी भी आई है, ठीक है। ईस्ट जयंतिया हिल्स, द जयंतिया स्टूडेंट्स यूनियन हैज़ ऑल्सो रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स, कि यहाँ पे नेशनल ग्रीन्स ट्रिब्यूनल में भी मतलब कंप्लेन लिखी है। एंड द प्रपोज्ड एरिया ऑल्सो क्लोज टू द नारफुर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो ये नारफुर जो नारफुपू जो भी आप पढ़ो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी कहाँ पे आ गई, मेघालय में, ठीक है। तो इस वजह से इसका अपोजिशन यहाँ पे किया जा रहा है। देन यहाँ पे था लूजिंग द सॉफ्ट टच, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अगर आपने पढ़ लिए हैं तो आप स्किप कर सकते हो, बट इफ़ यू वांट टू रिवाइज दीज आर्टिकल्स तो कोई इसमें बुराई नहीं है, ठीक है, आप रिवाइज करो। एंड चाइना कंसिस्टेंटली बीट्स इंडिया ऑन सॉफ्ट पावर अंटिल इंडिया रिकॉग्नाइज दैट इट कैन नॉट डू मच अबाउट। सॉफ्ट पावर मतलब क्या होती है, जैसे अभी हमारी अगर सॉफ्टवेयर पावर की बात करें तो क्या आप मुझे कुछ एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे अगर हमने अभी इंटरनेशनल योग डे सेलिब्रेट किया था, ठीक है, तो वो हमारी एक बेहतरीन सॉफ्ट पावर को दर्शाता है, ठीक है, तो सॉफ्ट पावर है। तो चाइना हार्ड पावर एडवांटेज ओवर इंडिया, मतलब देखो इकोनॉमिक पावर भी वो बन रहे हैं, मिलिट्री पावर भी बन रहे हैं, अभी हमने स्पेस के बारे में देखा था, है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं आप सॉफ्ट पावर की बात करें क्या क्या है, तो सॉफ्ट पावर गेटिंग अदर्स टू डू व्हाट यू वांट बाय
परसुएशन, ठीक है। सॉफ्ट पावर थ्योरिस्ट ने ये सजेस्ट किया है कि मतलब क्या हुआ, वी इन इंडिया में थिंक वी आर मोर अट्रैक्टिव देन चाइना, द नंबर शोज अदरवाइज। तो जोसेफ नाई जो है, जोसेफ ने द पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं ये, इन्होंने सबसे पहले ये सॉफ्ट पावर का नोशन दिया था और इन्होंने ही ये सजेस्ट किया था कि इफ कंसिस्टेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी, कल्चर एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ठीक है, कि सॉफ्ट पावर क्या होती है, मतलब या तो आपका क्या तीन चीज़ों में देखी जाती है फॉरेन पॉलिसी में, कल्चर और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में। फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस कैसे, कि जो भी मतलब क्या हुई, अगर दूसरी कंट्री के साथ आप किस तरीके से डील कर रहे हो, क्या मतलब लेजिटिमेसी और मॉरलिटी है ना दूसरी कंट्री से डील करने में। देन आपका हुआ कल्चर, कल्चर में मतलब क्या हुआ कि आपके दूसरी कंट्री के प्रति किस तरीके के आप रिस्पेक्ट, क्या आदर सम्मान कर रहे हो, ठीक है। तीसरा जो है यहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इसका मतलब ये है कि हाउ मच अदर्स आर इंस्पायर्ड बाय वंस पॉलिटिकल वैल्यूज़, है ना। तो ये सब है, और सॉफ्ट पावर को इस तरीके से हम मेजर नहीं कर सकते, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। फॉर्चुनेटली जो लॉवी इंस्टीट्यूट है ऑस्ट्रेलिया का, इन्होंने प्रोड्यूस किया है वेरियस मेजर विच कॉरेस्पॉन्ड रफली टू फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस, कल्चर इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस में ओवरऑल रैंकिंग में इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है, 6th है, एंड चाइना की जो रैंक है, इंडिया की 6th है, चाइना की 1st है। और अगर हम बात करें 25 एशियन पावर्स की ये बात हो रही है, ठीक है, उसमें से हम 6th हैं, विच इंक्लूड द यूएस, गिवन द यूएस ह्यूज डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक प्रेजेंस इन एशिया। और लोवी ने फर्दर ये डिस्कस किया है कि ये जो डिप्लोमेटिक नेटवर्क्स हैं इसको डिस्टिंग्विश किया है मल्टीलेटरल पावर कि ये कहाँ से आती है, फॉरेन पॉलिसी लीडरशिप, एम्बिशन, इफेक्टिवनेस से, है ना। और नेटवर्क्स, इंडिया नियरली मैचेस चाइना इन द नंबर ऑफ रीजनल एम्बेसीज, मतलब यहाँ अगर बात करें हम तो अभी वर्ल्ड वाइड हमारी जो एम्बेसीज हैं वो भी कम है ना, 176 to 126। और मल्टीलेटरली अगर बात करें तो चाइना से हम किस तरीके से मैच कर रहे हैं, इंडिया मैचेस चाइना इन टर्म्स ऑफ रीजनल मेंबरशिप, लेकिन हम अभी भी हमारा जो कंट्रीब्यूशन है यूएन कैपिटल बजट में वो क्या है, बहुत कम है। जैसे चाइनीज़ का कंट्रीब्यूशन 11.7% है ना, हमारा बहुत कम है। इन सर्वे ऑफ फॉरेन पॉलिसी लीडरशिप, एम्बिशन एंड इफेक्टिवनेस, चाइना रैंक फर्स्ट और फोर्थ ऑफ 4 मेजर्स, वाइल इंडिया रैंक्स बिटवीन 4 and 6 इन एशिया। तो ये है। इसके अलावा अगर कल्चर इन्फ्लुएंस की बात करें तो रैंक्स इंडियाज इन 4th प्लेस, ठीक है, कल्चर में 4th प्लेस पे रैंक किया है। और 3 एलिमेंट कल्चर इन्फ्लुएंस के भी बताए गए हैं। तो वो कौन से हैं कल्चर एलिमेंट्स के 3 एलिमेंट्स, एक तो आपका कल्चरल प्रोजेक्शन है, इंफॉर्मेशन फ्लोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन कल्चर सर्विसेज डिफाइंड एंड सर्विसेज एम्ड एट सेटिस्फाइंग कल्चर इंटरेस्ट ऑफ नीड्स, एंड देन तो चाइना ने इन चीज़ों पे भी बेहतरीन काम किया है। अगर हम बात करें चाइना की तो उन्होंने सेवरल इंडिकेटर्स, जैसे कि जो अगर यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं, 500 ग्लोबल ब्रांड्स में केवल इंडिया के 9 ब्रांड ही हैं और चाइना के 73 ब्रांड है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इंडिया हैज़ 37 वाइल चाइना हैज़ 53। इफ वेरी टॉल स्काई क्रैपर्स आर मेजर टू प्रेस्टीज, देन चाइना हैज़ 156 इन इट्स मेन फाइनेंशियल सेंटर। तो यहाँ पे ये काफ़ी मतलब कुछ फैक्चुअल फैक्ट्स दिए गए हैं, तो इनको आप एक बार ग्रो थ्रू कर सकते हैं कि कहाँ पे चाइना की प्रेजेंस ज़्यादा है और इंडिया की कम है, ठीक है। एशिया में भी अगर हम बात करें कि कितने मतलब जो टूरिस्ट हैं, है ना, तो कितने वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो चाइना होस्टेड 2025 2,25,000। और अगर हम बात करें इंडिया की तो 2017 में 5 मिलियन अराइवल्स हुए थे एशिया में, वेरस चाइना क्लॉक 41 मिलियन, ठीक है। तो इंडिया रिसीव 17 मिलियन वाइल चाइना रिसीव 63 मिलियन। तो ये एक मेजर डिफरेंस है सॉफ्ट पावर में। टूरिज्म सेक्टर की अगर बात करें 2017 में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो सॉरी, India is scoring in the top of 43% countries worldwide and ranked 14th, and China is scoring top 32% and ranked 10th, ठीक है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंस टेररिज्म, इंडिया की रैंक 21st है विद 79% ऑफ द कंट्रीज वर्ल्ड वाइड डूइंग बेटर, चाइना की रैंक 15 है विद 63% डूइंग बेटर। तो ये है। और फिर यहाँ पे कुछ और बातें की गई हैं, अगर हम बात करें कि मतलब यू कैन नॉट हैव सॉफ्ट पावर इफ़ यू आर नॉट इवन इन द कन्वर्सेशन, है ना। तो अगर इंडिया कन्वर्सेशन में है तो हमको काफ़ी कॉन्फिडेंस भी होना होगा अपने रीजनल एम्बिशंस को लेकर, इकोनॉमिक, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटीज़ को लेकर, कल्चरल और पॉलिटिकल फिट को लेकर साउथ ईस्ट एशिया में, है ना। तो ये सब चीज़ें हमको देखनी होंगी। एंड चाइना
मतलब हमें काफ़ी जल्दी मतलब टाइमली ये काम करना होगा, और सॉफ्ट पावर में हमको भी आगे स्ट्रॉन्ग बनना होगा, एक कैपेबल कंट्री बनना होगा। देन नेक्स्ट, rethink the policy. So recently, Assam government push to bar people with more than 2 children from welfare schemes is flawed. तो ये हमने डिस्कस किया था न्यूज़ सेशन में भी कि असम गवर्नमेंट में क्या है, एक प्रपोजल है कि उन लोगों को एक्सक्लूड कर देना पब्लिक स्कीम से, या फिर जो पंचायती पोल इलेक्शन है जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हों, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्व शर्मा ने एडवाइस किया था इमिग्रेंट मुस्लिम कम्युनिटी टू अडॉप्ट डिसेंट फैमिली प्लानिंग्स नॉर्म्स। तो यहाँ पे ये बोला है कि ये प्रपोजल एक क्वेश्चनेबल प्रपोजल है, और 2019 का जो गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन है, गवर्नमेंट जॉब्स इन असम आर डिनाइड टू पीपल, है ना, कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको जनवरी 2021 से जॉब नहीं मिलेंगे, एंड दोज इन सर्विसेज फेस डिसिप्लिनरी एक्शन इफ़ दे डिसरिगार्ड द नॉर्म। तो ये सब चीज़ें हैं, और सिमिलर जो नॉर्म्स है यहाँ पे और जगह पे भी पाए गए, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा और हरियाणा, ठीक है। तो ये मेन चीज़ यहाँ पे है। और अगर हम बात करें तो 5 साल से जो एक वन चाइल्ड पॉलिसी थी 1980 में, तो चाइना ने फिर अनाउंस किया कि वो क्या कर सकते हैं, जो मैरिड कपल होंगे वो 3 चिल्ड्रन को भी रख सकते हैं। सो पॉपुलेशन ग्रोथ की हम बात करें इंडिया में, तो ये इतना मतलब मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, एज इंडिकेटेड बाय द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एंड सेंसस डेटा। सो इंडिया की पॉपुलेशन ये बोला जा रहा है कि 2050 तक पीक पे जाएगी और डिक्लाइन शार्पली विद द टोटल फर्टिलिटी रेट प्रोजेक्शन। एंड जो ये हमारी कुछ जुडिशियस पॉलिसी के बारे में बात किया गया है यहाँ पे, जैसे सोशल इंडाइसेस जो है, जैसे लिटरेसी और हेल्थ केयर जो हैबिट्स हैं, है ना, वो इम्प्रूव हो रही हैं। वुमेन का जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ रहा है, फैमिली प्लानिंग मेजर लिए जा रहे हैं, मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सारे मेजर्स हैं, जुडिशियस मेजर्स जो लिए जा रहे हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ऑलरेडी। बाकी देख लेते हैं और क्या क्या। IAF नेवी टू कंडक्ट एक्सरसाइज विद US कैरियर ग्रुप फ्रॉम टुडे, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स, IAF एंड इंडियन नेवी ये पार्टिसिपेट करेंगे एक एक्सरसाइज में, जिसमें क्या होगा, CSG US की कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इन द इंडियन ओशियन, ठीक है। तो नेवी सेड इन अ स्टेटमेंट दैट INS कोची एंड तेज along with P-81 and MiG-29K aircraft will participate in a passage exercise with US Navy CSG रोनाल्ड रेगन, ठीक है। तो पैसेज एक्सरसाइज इसका नाम है, ड्यूरिंग ए ट्रांजिट कहाँ पे, इंडियन ओशियन रीजन में। बहुत इंपॉर्टेंट है पैसेज एक्सरसाइज। 24 के उसमें क्या है, डोवाल पाक NSA एग्री टू कोऑपरेट इन SCO फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, ठीक है। तो अजीत डोवाल जो है यहाँ पे दुशांबे में मीटिंग थी, ठीक है। ताशकंद की कैपिटल है दुशांबे, यहाँ पे दुशांबे मतलब होस्ट कर रहा है ताशकंद SCO मीटिंग को NSAs की। तो यहाँ पे ये बोला गया कि काउंटर पार्ट जो है मोहिद यूसुफ ज्वाइंट NSA ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एंड दे एग्रीड टू कोऑपरेट इन द ज्वाइंट फाइट, ठीक है। किसके अगेंस्ट, इंटरनेशनल टेररिज्म के अगेंस्ट, एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट, सेपरेटिज्म के अगेंस्ट, एंड जो रिलीजियस रेडिकलिज्म है उसके अगेंस्ट ये जॉइंट फाइटिंग के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो ये बोला गया था। और यहाँ पे आप थोड़ा इन डिटेल दे सकते हो। ताशकंद जो है ये करंट SCO का चेयरमैन है, अटैचेस ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द मीटिंग ऑफ द NSAs। और ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं कि ट्रांसनेशनल जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसके भी रिस्क को मतलब वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, उस पर भी बात होगी, इंक्लूडिंग आर्म्स एंड ड्रग ट्रैफिकिंग वर डिस्कस एट द मीटिंग। अब इसमें रैट्स भी है, इनका रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऑफ द SCO। आप मुझे आपके लिए क्वेश्चन है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान से आप आंसर करना। टैश मतलब जो रैट्स है इसका SCO का, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तो ये बताना, ये डिफरेंट लोकेशन में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये सब थी। टैस जो है एक रशियन न्यूज़ एजेंसी है, ठीक है। रशियन न्यूज़ एजेंसी काउंसिल सेड डोवाल डिस्कस इन डिटेल फर्दर प्लान, जो भी रशिया इंडिया के इंट्रैक्शन होंगे सिक्योरिटी स्फेयर कॉपरेशन को लेके, सिक्योरिटी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, तो उन पे भी डिस्कस किया गया। इसके अलावा साइबर क्राइम से भी जॉइंटली फाइट करेंगे, बायोलॉजिकल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोरोना वायरस पैंडमिक, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ये देखो आज के पेपर में भी मतलब ये आई है, फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ द US नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी फ्लाई ओवर अमेरिकन रोनाल्ड रीगन कैरियर्स, ठीक है। एक्सरसाइज इंडियन ओशन रीजन में, पैसेज एक्सरसाइज। यहाँ पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल हैं, तो इनको आप देख सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। थोड़ी कुछ ही बातें मतलब इंपॉर्टेंट है। वेदर और नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन ब्रिंग जॉय हैप्पीनेस, वन ऑफ इट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सफरिंग मतलब जो मास सफरिंग है उससे
प्रिवेंट ये करें, लोगों को बचाएं, और एलिविएट इट्स सीवियरिटी एट अ टाइम ऑफ डीप कलेक्टिव एगनी, पेन एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वर्चुअल डिसअपीयरेंस और इट्स अपेरेंस ओनली टू पनिश सिटीजन, जर्नलिस्ट, हेल्थ प्रोफेशनल डूइंग देयर जॉब, बॉर्डर्स ऑन ब्रिटिश इनकम्प्रेंसिबिलिटी। ठीक है, तो ये सब ऑथर का कहना है। स्पीड इज द की, इम्प्रूवमेंट इन वैक्सीनेशन रेट इज हार्टनिंग, इट नीड्स टू बी रैम्प्ड अप फर्दर। तो ये है कि और ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए वैक्सीनेशन ड्राइव को। RBI will have to closely monitor inflation trend to calibrate its policy response। ठीक है, अभी तक उन्होंने जो है हाई इन्फ्लेशन पैंडमिक के टाइम से उसको इंटरवेन नहीं किया है, तो वो देखना होगा इनको। यहाँ पे जो है फेडरल लेटडाउन, तो ये बोला गया अभी रिसेंटली जो पॉलिटिकल इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो बबल्स एक तरीके से होते हैं, तो वो क्या होते हैं, जो मतलब दोनों पार्टी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है और सारी जो पॉलिसीज़ होती हैं उन पर, है ना। तो ये अभी एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जब रिसेंटली कोलकाता में जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, उनके जो चीफ सेक्रेटरी हैं अलपन बंदोपाध्याय, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी और 15 मिनट में ही वो मीटिंग छोड़कर चले गए। तो ये एक तरीके से ये बोल रहे हैं कि एक लाइट है कि इमर्जिंग सिम्बायोसिस बिटवीन द पार्टी सिस्टम एंड फेडरलिज्म, जो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत एक बिटरनेस क्रिएट हो जाती है, तो कुछ फर्दर डिस्कशन हो ही नहीं पाते हैं ना। मल्टी पार्टी सिस्टम में पॉलिटिकल फ्लक्रम इसे बोलते हैं, इज अनलाइकली टू बी स्टैटिक। और ये क्या होता है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है ना, कमिटमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू की, डज नॉट रेस्ट अपॉन रीडिंग द प्रीएम्बल, लेकिन हमको क्या है उसके जो नैरेटिव्स हैं, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, तो उसको भी ध्यान में रख के चलना होगा। और न्यू दिल्ली जो नरेंद्र मोदी के अंडर में है, हैज़ सब्सटेंटली रीच आउट टू पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो भी उनके वहाँ पे क्राइसिस है उनको भी एंड किया है। चाइना भी डिसअपॉइंट उससे हुआ है, हुज इम्पीरियलिस्टिक एम्बिशंस आर नोन, है ना, पता है कि चाइना क्या कर सकता है। बाकी यहाँ पे ये है कि जो कोविड-19 के रिलीफ पे जिनको प्रमोट किया जाना था, इवन उन स्कीम का भी जो कांग्रेस सरकार के टाइम पे भी इम्प्लीमेंट हुई थी, मनरेगा जैसे स्कीम, ये इनको भी क्रिटिसाइज़ किया गया अपोजिशन लीडर में। वो बिल्कुल मतलब ये बोला जा रहा है कि वो सही नहीं था, अनडिजायरेबली उनको पॉलिटिसाइज किया जा रहा था कुछ नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर जैसे ममता बनर्जी, केजरीवाल के द्वारा, एंड दे हैव अनफॉर्चुनेटली प्रिपरेटेड फॉल्स नैरेटिव, है ना। तो फॉल्स नैरेटिव एक क्रिएट करना, या फिर अगर वैक्सीनेशन को लेके भी हम गए तो फॉल्स नैरेटिव है। तो यही सब बातें यहाँ पे की गई हैं कि आइडियोलॉजिकल राइवलरी म्यूटेट्स इनटू एबहरेंस, मतलब एक घृणा में वो म्यूटेट होती है अगर आइडियोलॉजी, वैचारिक जो मतलब क्या है, वैचारिक बाधाएं जो होती हैं, या फिर अलग अलग जो दृष्टिकोण अगर किसी के होते हैं, ठीक है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की कैजुअलिटी होती है। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे हमको कॉन्स्टिट्यूशनल जो मॉरलिटी है, आपको जैसे टीवी में देखा होगा कि किस तरीके की एक मतलब निम्न स्तर की वो डिबेट बन जाती है ना, एक दूसरे में छींटाकशी, कभी कभी तो गाली भी देने लगता है, कभी एक दूसरे को चाटा मार दिया, है ना, कुछ कर दिया, तो ये सारी चीज़ें भी होने लगती है धीरे धीरे। एंड पोल बाउंड मतलब ये होना चाहिए कि जो भी एडवर्सरी हैं उनको एक यूनाइटेड मैनर में सारी पार्टीज को सामने आके यहाँ पे डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो यही आर्टिकल इन्होंने लिखा है। यहाँ पे जो आर्टिकल है, नेवर ग्रोज अप और टेक्स अप रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो पीटर पैन सिंड्रोम, तो पीटर पैन सिंड्रोम देखो एक हेल्थ WHO ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, ठीक है, ऑफिशियल डिजीज़, हेल्थ डिसऑर्डर, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया इसको मेंटल डिसऑर्डर, कि मतलब उन लोगों के साथ जो बिल्कुल लाइफ केयर फ्री रहना चाहते हैं और जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चैलेंजिंग समझते हैं कि एडल्टहुड में उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, नेवर ग्रो अप, मतलब वो ग्रो अप हो जाते हैं, फिजिकली वो बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो मेंटली एक बच्चे की तरह ही एक्ट करते हैं। ठीक है, और यही सब यहाँ पे बोला गया है कि द टर्म पीटर पैन सिंड्रोम फर्स्ट appeared in 1983 in the book Peter Pan Syndrome Men and Who Have Never Been Grown Up by डॉक्टर डेन केले। ठीक है, इन्होंने ये बोला कि जो सोशल साइकोलॉजिकल फिनोमिनन होता है, और मेनली ये मेन में ज़्यादा होता है, ठीक है, वुमेन के कंपैरिजन में मेन में ज़्यादा होता है, एंड दे डोंट नो कि किस तरीके से और क्या मतलब वो बच्चे की तरह मतलब बने रहते हैं, स्टार्ट बीइंग मदर्स और फादर्स बनते हैं, है ना, जैसे आजकल के सभी लोग बड़े बनते ही हैं, मदर्स फादर बने रहते हैं। सो ड्यूरिंग द हियरिंग द एक्यूज लॉयर सबमिटेड दैट हिज क्लाइंट सफर्ड फ्रॉम पीटर पैन सिंड्रोम। यहाँ पे क्या हुआ था, जो स्पेशल कोर्ट है मुंबई की, उन्होंने एक 23 साल के एक एक्यूज था सेक्सुअली, जो इसने 14 साल की लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट किया था, तो उस टाइम पे वो अरेस्ट हो गया था। ठीक है, लेकिन उसको फिर रिलीज़ भी कर दिया था, ये बोल के कि जो लड़की थी 14 ईयर ओल्ड
गर्ल, शी नो मतलब उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वॉलंटरी शी वॉज इन्वॉल्व विद दैट मैन, तो इस वजह से उसे उस बिहाफ पे रिलीज़ किया गया। लेकिन ये बोला जा रहा है कि जो सिंड्रोम है ना, पीपल इफेक्ट, मतलब जो विक्टिम थी वो इससे सफ़र कर रही थी, ठीक है, पीटर पैन सिंड्रोम से। एक्यूज लॉयर सबमिटेड दैट हिज क्लाइंट सफर्ड फ्रॉम पीटर पैन सिंड्रोम, तो इसमें यही था कि उनको पता नहीं था मतलब, और कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उत्तराखंड अनइलेक्टेड सीएम द क्राइसिस इन द लॉ, तो ये तो आप एक बार देख लेना इसको क्या है, मैं भी मतलब वो है बता देती हूँ ब्रीफली। अभी देखो जैसे उनको अभी इलेक्ट किया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली का, तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया गया है, ठीक है, मार्च 10 को एज अ सरप्राइज पिकअप किया गया बीजेपी के स्टेट लेजिस्लेटिव पार्टी ने। लेकिन अभी ये है कि उनको एमएलए के लिए मतलब उन्हें एज ए एमएलए इलेक्ट होना होगा, तो उनको सितंबर 10 तक ये प्रूव करना है, ठीक है, तो बाय पोल में उनको प्रूव करना होगा। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 164 है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 164 का 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बोला गया कि मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कलेक्टिव कंसेक्यूटिव मंथ्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव स्टेट शेल एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड सीज टू बी मिनिस्टर, तो वो नहीं बन सकता अगर वो 6 महीने के अंदर एक एमएलए नहीं बन पाया तो, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट था पॉलिटिका। जापानीज न्यूक्लियर रिएक्टर रीस्टार्टेड, 40 ईयर्स ओल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर जो है जापान का, वो रिस्टार्ट हो गया है मार्च 2011 में फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद, ठीक है, तो ये सब है। एंड टेरर फंडिंग, ये बोल रहे हैं कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने कब नहीं किया टेररिस्ट फंडिंग को, जो पाक के मिनिस्टर है फॉरेन मिनिस्टर शाह मोहम्मद कुरैशी, तो इन्होंने एग्री किया है इस पर कि नहीं किया। और रिपोर्ट जो थी ये प्रिपेयर की गई किसके द्वारा, एफएटीएफ की इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप के द्वारा, विच इंक्लूड चाइना, यूएसए, यूके, फ्रांस एंड इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफएटीएफ पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, 2018 में इन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में किया था। ओनली क्लेम्स योगा ओरिजिनेटेड ओली ओली, ठीक है, तो ये नेपाल के जो पीएम है ओली, इनको हर चीज़ ऐसे लग रहा है कि सब नेपाल में ही हुई है, श्री राम भी नेपाल में नेपाली थे, अयोध्या नेपाल में, सब चीज़ योग नेपाल में है ना, नॉट इन इंडिया, तो ये सब ये बातें कर रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट मोर ट्रांसमिसिबल, मेडिकल ऑफिशियल एयर स्ट्राइक किल्स एट लीस्ट 43 पीपल। इथोपिया का टिग्रे रीजन एक बार देख लेना, मैं अभी नहीं दिखा सकती क्योंकि नेट ही नहीं चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर वार्डेड लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, तो एक आइवरी कोस्ट एक है जगह, तो ये भी देखना कि कहाँ पे है ये, ठीक है। एफदिजान जो है इसकी कैपिटल है, इसको ज़रूर देखना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपको मिलेगा, ठीक है। और ये वाले कुछ 22 तारीख के आर्टिकल था जो मैं नहीं डिस्कस कर पाई थी, तो इसको भी आप एक बार ज़रूर देखना। सुलभास डिसिडेंट्स जो है, इसमें मतलब ये था कि देखो वुमेन को बोला गया था ना, तमिलनाडु में जो हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोनमेंट मिनिस्टर है पीके शेखर बाबू, तो उन्होंने ये बोला था कि वुमेन भी अपॉइंट हो सकती हैं एज अ प्रीस्ट, है ना। 35,000 जो ऑड टेम्पल्स हैं स्टेट में, तो ये अभी तक ओवर ड्यू है। और ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव आइडिया होगा कि बहुत सारे मतलब टेम्पल्स में वुमेन्स को भी इस तरीके से पार्टिसिपेशन किया जाए। और अभी तक ये नहीं हो पाया, लेकिन बहुत सारी जैसे अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, है ना, तो यहाँ पे वुमेन ने काफ़ी टाइम तक परफॉर्म किया है एज अ प्रीस्ट, ठीक है। और महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी काफ़ी सारे रिचुअल्स में वो पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन यहाँ पे ऑथर ने यही बताया कि इतना कम पार्टिसिपेशन का जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे क्या है, वुमेन की टेम्पल में जो अथॉरिटी है, मतलब अगर टेम्पल में वुमेन आए तो लोगों को मतलब वहाँ के जो हैं उनको ऐसा लगता है कि कुछ ऑब्स्टिकल हैं। एक ये पहला ये कि फियर ऑफ वुमेन कमिंग इन कांटेक्ट विद मेन, मैन के कांटेक्ट में आएंगी तो सही नहीं है ना। दूसरा ये कि नोशन ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन स्पेशली एसोसिएटेड विद मेंस्ट्रुएशन, कि जब वो मेंस्ट्रुएट करती हैं उस टाइम पे प्योरिटी और ये वाला आ जाता है, पोल्यूशन वाला, है ना, कंसेप्ट। तो यहाँ पे इन्होंने यही 3-4 चीज़ें बताई हैं कि ये जो कन्वेंशन है, एक तो कन्वेंशन को हम फॉलो करते आ रहे हैं अभी तक, दूसरा पावर ऑफ पैट्रियार्की, और तीसरा पॉलिटिक्स, ठीक है। तब तक कुछ चीज़ें सुधार होती हैं, तब तक पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। एक ही आर्टिकल जो टेकिंग अ न्यू टर्न इन वैली, ये आप ज़रूर पढ़ना, ठीक है, सी राजा मोहन का आर्टिकल है। एज दिल्ली रीचेज आउट टू कश्मीर, पाकिस्तान नर्वसनेस इज शोइंग, सेंटर कॉम्पैक्ट विद कश्मीर पॉलिटिकल क्लास विल हैव कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कश्मीर इशू को लेके, मतलब पूरा इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन भी। और कुछ ये डीलिमिटेशन थी, तो इसमें मैं एक और मतलब सेपरेट वीडियो बना दूंगी क्योंकि ये वाला वीडियो फिर अपलोड भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यूएन इंडिया की हम क्या है 5th लार्जेस्ट रेसिपेंट बन गए एफडीआई के 2020 में। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है ये 2021 की बाय यूएनसीटीएडी के द्वारा, ठीक है। तो थैंक यू अभी, और बाकी के जो पीआईबी के जो न्यूज़ है वो हम बाद की नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐड कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
Please do like, share the video and subscribe to our channel.